नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ऑनलाइन जीके स्टडी चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू क्विज टेस्ट। और आज का ये सेशन या कह लें डीप डाइव बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, आज हम एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जहां हम जानेंगे कि कैसे 1991 की एक हिंसक घटना का असर आज तक हमारी राष्ट्रीय नीतियों पर पड़ रहा है। हाँ, और कैसे एक छोटा सा पक्षी बिना किसी नक्शे के हजारों किलोमीटर का मतलब बेहद खतरनाक सफर तय कर लेता है। सही कहा। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे पुणे के एक कारखाने में काम करने वाले मजदूर की कहानी फ्रांस के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल तक पहुंच जाती है। तो श्रोताओं, हमेशा की तरह हमारे क्विज के नियम समझ लेते हैं। इस टेस्ट में हर प्रश्न के लिए आपको पूरे 5 सेकंड का समय मिलेगा। जी, और आपको तुरंत जवाब देने के बजाय उत्तर देने से पहले सोचना है, यानी पॉज एंड थिंक। अपने सही उत्तरों की गिनती लगातार करते रहें। और अंत में कमेंट्स में अपना कुल स्कोर जरूर बताएं। और हाँ, याद रखें कि ये सत्र कोई रटने वाली प्रतियोगिता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और अपनी समझ का दायरा बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन अभ्यास है। हम यहाँ केवल सही विकल्प पर टिक नहीं लगाएंगे, बल्कि हर उत्तर के पीछे छिपे क्यों और कैसे का पूरा विश्लेषण करेंगे, है ना? एकदम सही। जब आप किसी घटना की जमीनी सच्चाई को समझ लेते हैं तो वो जानकारी आपके दिमाग में एक कहानी की तरह छप जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 1। भारत में राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? विकल्प ए 19 मई, विकल्प बी 20 मई, विकल्प सी 21 मई, विकल्प डी 23 मई। 3 से 5 सेकंड का पॉज लें। सही उत्तर है सी 21 मई। यह दिन शांति, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करने के लिए हर साल 21 मई को मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाने का मूल विचार सिर्फ कोई सरकारी औपचारिकता पूरी करना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, आतंकवाद का मकसद केवल जान माल का नुकसान करना नहीं होता। उसका असली मकसद होता है समाज के भीतर डर और अविश्वास पैदा करना। सही बात है। इसलिए 21 मई का ये दिन हमें इस बात के प्रति जागरूक करता है कि आतंकवाद का सबसे सटीक जवाब हमारी सामाजिक एकजुटता ही है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, मतलब साल में 365 दिन होते हैं, आतंकवाद का विरोध करने के लिए इसी विशेष तारीख को क्यों चुना गया? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आघात छिपा है। तो आइए इस दूसरे सवाल के जरिए से समझते हैं। प्रश्न संख्या 2। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी लाल बहादुर शास्त्री, विकल्प सी इंदिरा गांधी और विकल्प डी राजीव गांधी। पॉज लें 3 से 5 सेकंड का। सही उत्तर है डी राजीव गांधी। भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में लिट्टे द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसी दिन की याद में इसे मनाया जाता है। ओहो, ओके, लेट्स अनपैक दिस। एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जी, बहुत बड़ा झटका। लेकिन क्या महज एक दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस घोषित कर देने से आतंकवाद का जमीनी स्तर पर कोई समाधान होता है, या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम बनकर रह जाता है? देखिए, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति का हिस्सा है। 1991 के उस दौर को समझना जरूरी है। हाँ, उस समय देश के हालात काफी अलग थे। बिल्कुल। भारत के छठे प्रधानमंत्री की हत्या एक आम घटना नहीं थी। ये लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम द्वारा एक मानव बम का उपयोग करके की गई थी। बाप रे, मानव बम! हाँ, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक शीर्ष नेता को इस तरह के भयानक हमले में खोना सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय आत्मविश्वास पर एक बहुत गहरा प्रहार था। तो इस त्रासदी को आतंकवाद विरोधी दिवस में बदलने का कारण क्या था? कारण ये था कि देश उस सदमे से बाहर निकले और एक संस्थागत संकल्प ले। इस दिन पूरे देश के सरकारी कार्यालयों में एक शपथ ली जाती है। अच्छा, वो जो एंटी टेररिज्म प्लेज होती है? एकदम सही। ये शपथ निचले स्तर से लेकर ऊपर तक हर नागरिक को याद दिलाती है कि कट्टरपंथ और हिंसा का रास्ता कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता। यानी ये राष्ट्रीय स्तर पर एक गहरे घाव को एक मजबूत ढाल में बदलने की कोशिश है। बिल्कुल।
खैर, समाज की सुरक्षा और राजनीतिक सीमाओं से अगर थोड़ा बाहर निकलें तो प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव मौजूद हैं जिनके लिए ये देशों की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। हाँ, उनके लिए ये सब इंसानी बनावटें हैं। उनका संघर्ष इंसानों की बनाई सीमाओं से नहीं बल्कि अपने खुद के प्राकृतिक अस्तित्व से है। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में दुर्लभ पक्षी कश्मीर फ्लाईकैचर को किस राज्य के आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड में देखा गया है? विकल्प ए जम्मू और कश्मीर, विकल्प बी केरल, विकल्प सी हिमाचल प्रदेश, विकल्प डी उत्तराखंड। पॉज 3 से 5 सेकंड का। सही उत्तर है बी केरल। यह पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानिक है और सर्दियों में प्रवास के दौरान इसे केरल के चिमट्टामावायल वेटलैंड्स में देखा गया है। वेट एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। कश्मीर नाम का पक्षी और वो देखा जा रहा है भारत के एकदम दूसरे छोर पर, केरल में। हाँ, ये सुनने में थोड़ा हैरान करने वाला लगता है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड से बचकर कोई सर्दियों की छुट्टियां मनाने दक्षिण भारत चला गया हो। क्या ये सिर्फ एक आम यात्रा है? नहीं, इसे एक साधारण छुट्टी या यात्रा समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये प्रवास या माइग्रेशन इनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कश्मीर फ्लाई कैचर भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानिक है, मतलब पूरी दुनिया में ये केवल इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इंडेमिक है। जी, जब कश्मीर में कड़ाके की सर्दियां पड़ती हैं तो इनके लिए भोजन, जो मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े होते हैं, वो लगभग खत्म हो जाता है। ओहो, तो भूखे मरने की नौबत आ जाती होगी। बिल्कुल, जीवित रहने के लिए उन्हें हजारों किलोमीटर की उड़ान भरनी पड़ती है और इस उड़ान से पहले इन पक्षियों को अपने शरीर का वजन और फैट रिजर्व लगभग 2 गुना करना पड़ता है। बाप रे, 2 गुना? ताकि रास्ते में ऊर्जा की कमी ना हो। एकदम सही। और केरल का वो वेटलैंड कोई हॉलिडे रिजॉर्ट नहीं है, बल्कि एक अत्यंत आवश्यक रीफ्यूलिंग स्टेशन है जहां वे सर्दियों के महीने सुरक्षित गुजार सकते हैं। क्या बात है! ये तो हमें दिखाता है कि देश के उत्तर का पारिस्थितिकी तंत्र और दक्षिण का पारिस्थितिकी तंत्र एक अदृश्य जैविक धागे से आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इकोसिस्टम का यही तो कमाल है। आज हमारी कुछ स्थानीय कहानियां भी भौगोलिक सीमाएं लांघ रही हैं और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक मंचों पर अपनी पहचान बना रही हैं। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 4। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के प्रतिष्ठित ला सिनेफ सेक्शन के लिए FTII की कौन सी शॉर्ट फिल्म चुनी गई है? विकल्प ए अम्मा आर्यन, विकल्प बी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, विकल्प सी शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स, विकल्प डी होमबाउंड। 3-5 सेकेंड का पॉज लें। सही उत्तर है सी शैडोज ऑफ द मूनलेस नाइट्स। मेहर मल्होत्रा द्वारा निर्देशित ये फिल्म पुणे की एक नाइट फैक्ट्री वर्कर राजन की कहानी है जो अनिद्रा यानी इंसोम्निया और शहरी जीवन के संघर्षों का सामना करता है। पर जरा रुकिए, यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। एक नाइट फैक्ट्री वर्कर की साधारण सी कहानी, उसकी नींद न आने की समस्या, क्या इसे फ्रांस के इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देना नहीं है? आप किस स्टीरियोटाइप की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है, क्या पश्चिमी दुनिया आज भी भारत की गरीबी और संघर्ष ही देखना चाहती है? इस फिल्म में ऐसा क्या खास है जो इसे ला सिनेफ सेक्शन तक ले गया? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहाँ दृष्टिकोण को थोड़ा बदलना होगा। कान फिल्म फेस्टिवल का ये ला सिनेफ सेक्शन फिल्म स्कूलों के छात्रों को समर्पित है। जो कुछ नया प्रयोग कर रहे हो। बिल्कुल। और ये फिल्म केवल गरीबी या एक मजदूर का रोना नहीं है। ये पुणे जैसे महानगर में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, अकेलेपन और मशीन बनते इंसानों की एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक कहानी है। अच्छा, तो अनिद्रा यहाँ केवल एक बीमारी नहीं है? नहीं, अनिद्रा यहाँ आज के आधुनिक और बेचैन शहरी जीवन का एक बड़ा रूपक है। मेहर मल्होत्रा ने इस कहानी को जिस तरह से पर्दे पर उतारा है, रोशनी का इस्तेमाल, ध्वनि का प्रभाव, वो वैश्विक दर्शकों से जुड़ता है। ओहो, अब मैं समझा। क्योंकि शहरीकरण का ये तनाव केवल भारत की समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की सच्चाई है। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल थीम है। Here's where it gets really interesting. मतलब कहानी भले ही पुणे के कारखाने की हो, लेकिन उसका दर्द वैश्विक है। और जब हम सिनेमा में इस वैश्विक मंच की बात कर ही रहे हैं, तो अब भारतीय प्रतिभाएं केवल अपनी कहानियां दिखाने के लिए वहां नहीं जा रही। सही कहा, बल्कि अब हम ये भी तय कर रहे हैं कि दुनिया की कौन सी कहानियां बेहतरीन है। एकदम। प्रश्न संख्या 5। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के 65वें क्रिटिक्स वीक जूरी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प ए जॉन अब्राहम, विकल्प बी पायल कपाड़िया, विकल्प सी एमी विर्क, विकल्प डी अनुराग कश्यप। 3 से 5 सेकंड का पॉज लें। सही उत्तर है बी
पायल कपाड़िया। पायल का पहाड़िया को इस प्रतिष्ठित सेक्शन का अध्यक्ष बनाया गया है। 2024 में उन्होंने अपनी फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए कान में ग्रां प्री पुरस्कार जीता था। जूरी का अध्यक्ष बनना निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पायल कपाड़िया का ही चुनाव क्यों? भारतीय सिनेमा में तो और भी बहुत से दिग्गज निर्देशक हैं जो दशकों से फिल्में बना रहे हैं। कान के आयोजकों ने पायल कपाड़िया में ऐसा क्या देखा? देखिए, इसके पीछे उनका सिनेमाई सफर और उनकी कहानी कहने की शैली बहुत महत्वपूर्ण है। उनका स्टाइल थोड़ा अलग तो है। हाँ, याद कीजिए 2024 में पायल कपाड़िया की फिल्म ने कान में भारत के लिए लगभग 30 साल का सूखा खत्म किया था और दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार ग्रां प्री जीता था। हाँ, वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था। बिल्कुल। पायल कपाड़िया का काम पारंपरिक बॉलीवुड या कमर्शियल सिनेमा से बहुत अलग है। वो अपनी फिल्मों में एक तरह का दस्तावेजी यथार्थवाद, जिसे डॉक्यूमेंट्री रियलिज्म कहते हैं, और काव्यात्मक फिक्शन का मिश्रण करती हैं। ओहो, मतलब वो स्थापित नियमों को चुनौती देती हैं। एकदम सही। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत ऐसे निर्देशकों का बहुत सम्मान करता है। उन्हें 65वें क्रिटिक्स वीक का अध्यक्ष बनाना इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक सिनेमाई समुदाय अब एक भारतीय महिला के दृष्टिकोण को सिनेमा का भविष्य तय करने के लिए एक विश्वसनीय आवाज मान रहा है। ये तो सच में कमाल की बात है। तो एक तरफ हमारी कला और सिनेमाई प्रतिभाएं वैश्विक मंचों पर अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रही हैं, जो हमारी बढ़ती ताकत का प्रतीक है। जी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अपने ही देश के प्राकृतिक मंच की बात करते हैं तो स्थिति उतनी सुखद नजर नहीं आती। हाँ, वहाँ चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। चलिए वापस उसी छोटे से कश्मीर फ्लाईकैचर पक्षी की तरफ लौटते हैं, जो पहले ही अपनी जान हथेली पर रखकर केरल तक का सफर कर रहा था। प्रश्न संख्या 6। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार दुर्लभ कश्मीर फ्लाईकैचर पक्षी का संरक्षण स्तर क्या है? विकल्प ए संकटग्रस्त, विकल्प बी विलुप्त, विकल्प सी कम चिंताजनक, विकल्प डी सुभेद्य। 3 से 5 सेकंड का पॉज लें। सही उत्तर है डी सुभेद्य, यानी वल्नरेबल। आवास के नुकसान और घटती आबादी के कारण इस पक्षी को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। मुझे इस शब्दावली के पीछे का विज्ञान समझना है। हाँ, बताइए। जब हम बार बार सुभेद्य या वल्नरेबल शब्द सुनते हैं तो ये संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड से तकनीकी रूप से कैसे अलग है? क्या सुभेद्य होने का मतलब ये है कि अभी हमारे पास इसे बचाने का काफी समय है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। IUCN की ये रेड लिस्ट असल में प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे को नापने का एक बैरोमीटर है। सुभेद्य या वल्नरेबल होने का मतलब कतई ये नहीं है कि हमारे पास आराम करने का समय है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमने अभी तुरंत कदम नहीं उठाए तो ये पक्षी बहुत जल्द संकटग्रस्त हो जाएगा। मतलब खतरे की घंटी बज चुकी। बिल्कुल, जहां इसके विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा होगा। और इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण है आवास का नुकसान, यानी हैबिटेट लॉस। हाँ, जो कि केरल में भी हो रहा है और कश्मीर में भी। सही कहा। ये पक्षी एक दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जहां ये प्रजनन करता है, यानी कश्मीर में, वहां जंगलों की कटाई और कृषि के विस्तार से इसका घर छिन रहा है। और दूसरी तरफ केरल में। दूसरी तरफ जहां ये सर्दियां बिताने जाता है, केरल के वेटलैंड्स, वहां शहरीकरण और रियल एस्टेट के लिए उन दलदली जमीनों को सुखाया जा रहा है। बाप रे, जब दोनों ही जगह सुरक्षित नहीं रहेंगी तो स्थानिक पक्षी का अस्तित्व भला कैसे बचेगा? यही तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। प्रकृति के इन प्राकृतिक आवासों का ये लगातार विनाश हम सब के लिए एक बहुत तेज खतरे की घंटी है। और अगर हम ध्यान दें तो संरक्षण या बचाने का ये विषय केवल जंगलों या दलदली जमीनों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी सांस्कृतिक, वैचारिक और कलात्मक दुनिया पर भी उतना ही लागू होता है, जहां हमारी पुरानी धरोहरें, हमारी ऐतिहासिक आवाजें समय के साथ धुंधली और नष्ट हो रही हैं। हाँ, कला को बचाना भी उतना ही जरूरी है। प्रश्न संख्या 7। कान क्लासिक्स 2026 में किस प्रसिद्ध 1986 की मलयालम फिल्म का 4K रेस्टोरेशन प्रदर्शित किया गया? विकल्प ए अम्मा अरियान, विकल्प बी मंजूमेल बॉयज, विकल्प सी चड्डी कला, विकल्प डी स्वाहाम। 3 से 5 सेकंड का पॉज लें। सही उत्तर है ए अम्मा अरियान। ये फिल्म जॉन अब्राहम द्वारा निर्देशित है। ये 1970 के दशक के केरल में राजनीतिक मोहभंग की कहानी दर्शाती है और इसका ये नया 4K संस्करण प्रदर्शित किया गया है। इसकी भी थोड़ी और परतें खोलते हैं। 1986 की एक पुरानी मलयालम फिल्म
जो 70 के दशक के किसी राजनीतिक मोहभंग पर आधारित है। इसका आज के इस आधुनिक दौर में 2026 में 4 के रेस्टोरेशन करके फ्रांस के फेस्टिवल में दिखाने का क्या तुक बनता है? क्या आज की युवा पीढ़ी उस 50 साल पुराने राजनीतिक दर्द से खुद को जोड़ पाएगी? आज की पीढ़ी इससे बिल्कुल जुड़ पाएगी, क्योंकि व्यवस्था से टकराव का जो मूल भाव है वो कभी पुराना नहीं पड़ता। मतलब वो रिबेलियन हमेशा रेलेवेंट रहता है। एकदम। जॉन अब्राहम द्वारा निर्देशित अरियान कोई साधारण कमर्शियल फिल्म नहीं थी। ये ओडेसा कलेक्टिव का हिस्सा थी। ओडेसा कलेक्टिव वो क्या है? मतलब इंटरनेट के आने से बहुत पहले केरल के आम लोगों से पैसा इकट्ठा करके, जिसे आज हम क्राउड फंडिंग कहते हैं, ये फिल्म बनाई गई थी। अरे वाह, 80 के वर्षिप क्राउड फंडिंग। जी हाँ। और जहां तक राजनीतिक मोहभंग की बात है, तो ये फिल्म 70 के दशक में केरल में उठे नक्सल आंदोलन को दिखाती है। अच्छा। उसके बाद युवाओं के भीतर जो निराशा और राज्य की सत्ता से जो टकराव पैदा हुआ था, उसे बहुत ही निडरता से पर्दे पर उतारा गया है। पर इसका 4K रेस्टोरेशन करना क्यों जरूरी था? क्योंकि फिल्म के ओरिजिनल प्रिंट्स समय के साथ खराब हो रहे थे। इसलिए इस फिल्म का 4K रेस्टोरेशन करना महज तस्वीर को साफ और चमकीला बनाना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक रेडिकल, विद्रोही और ऐतिहासिक सिनेमा को हमेशा के लिए संरक्षित करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि उस दौर के युवाओं ने किन वैचारिक लड़ाइयों का सामना किया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि कान 2026 भारतीय सिनेमा का एक पूरा स्पेक्ट्रम दिखा रहा है? बिल्कुल। मतलब एक तरफ पुणे के फैक्ट्री वर्कर की नई शॉर्ट फिल्म और दूसरी तरफ केरला की एक पुरानी राजनीतिक कहानी। ये तो वाकई में अतीत के एक बहुत ही उथल-पुथल भरे हिस्से को फिर से जिंदा करने जैसा है। एकदम सही। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का विस्तृत विश्लेषण। अगर हम इन सभी बातों को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करें, तो आज हमने असल में संरक्षण और अस्तित्व के विभिन्न रूपों को समझा है। हाँ, और ये देखा कि कैसे सब आपस में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 1991 में राजीव गांधी की दुखद हत्या के बाद देश के सामाजिक अस्तित्व और शांति को बचाने के लिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की नींव रखी गई। हमने जाना कि कैसे कश्मीर फ्लाईकैचर नामक पक्षी केरल तक का खतरनाक सफर तय करके अपने जैविक अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहा है, जबकि उसके दोनों घर खतरे में हैं। सही कहा। और अंत में हमने सिनेमा के अस्तित्व की बात की, चाहे वो आधुनिक शहरी संघर्ष को दिखाती FTI की फिल्म हो, पायल कपाड़िया का अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व हो, या फिर जॉन अब्राहम की पुरानी विद्रोही फिल्म को समय की धूल में खो जाने से बचाने की कोशिश हो। तो श्रोताओं, इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, आतंकवाद से लेकर पर्यावरण का विनाश और पुरानी ऐतिहासिक फिल्मों के प्रिंट्स का नष्ट होना, इन सभी अलग अलग लगने वाली चीजों में एक बात बहुत समान है। वो क्या? स्मृति का मिटना या हमारी सामूहिक याददाश्त का कमजोर होना। अगर हम अपने इतिहास के सबक भूल गए, अगर हम अपने पर्यावरण के उन हिस्सों को भूल गए जो हमारा पेट भरते हैं, और अगर हम अपनी कला और संस्कृति को भूल गए, तो हम भविष्य में एक समाज के रूप में क्या बनेंगे? यह एक बहुत गहरा सवाल है। क्या महज आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में हम अपनी जड़ें पीछे नहीं छोड़ रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये यकीनन हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, समय आ गया है जानने का कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हाँ, अपने स्कोर जरूर शेयर करें। बिल्कुल। अपने आज के क्विज का स्कोर यानी 7 में से आपके कितने उत्तर बिल्कुल सही हुए, नीचे कमेंट्स में ईमानदारी से जरूर बताएं। और याद रखें, किसी भी विषय को रटने के बजाय उसे गहराई से समझना ही असली सफलता की कुंजी है। एकदम सही बात। अपनी इस ज्ञान की यात्रा को ऐसे ही जारी रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। धन्यवाद। ऐसे ही और MCQ के इसके लिए जुड़े रहिए ऑनलाइन GK स्टडी के साथ।